हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लॉज टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका आज दूसरा लेक्चर है। मैंने पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिस पे आप देख सकते हैं कि क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करने के बेसिक्स क्या होते हैं। तो ये मैंने जो सीरीज़ चलाई हुई है ये 2024 में जो CGL के क्लॉज टेस्ट आए हुए हैं 36 शिफ्ट्स में क्लॉज टेस्ट आया हुआ है, जिसमें 36 के 36 शिफ्ट के मैं क्लॉज टेस्ट आपको सॉल्व करवाऊँगा। आज ये दूसरा क्लॉज टेस्ट है और मैंने अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी बेसिक्स बता दिए, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना। ऊपर इस वीडियो को मैं लिंक दे रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे किस तरह के मार्क्स आते हैं क्लॉज टेस्ट में, मैंने किस तरह सॉल्व किया है, Tier 1 एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, उनमें मेरे कैसे मार्क्स आए, आप ये शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं जिसकी वीडियो भी मैंने ऊपर लगा दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो क्लॉज टेस्ट कैसे सॉल्व करना होता है और हमें क्लॉज टेस्ट को सॉल्व करते टाइम क्या अप्रोच रखनी होती है। चलिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मैंने ये 26 सितंबर का जो शिफ्ट 3 में हुआ है वो क्लॉज टेस्ट लगाया है और उसी के थ्रू मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको कि मैं कैसे सॉल्व करता हूं और आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपके 5 में से 5 सही जाएं और आप एक नया तरीका सीखें सॉल्व करने का। आपको भी पता है कि फ्रेंड्स, क्लॉज टेस्ट जो होते हैं वो कभी भी सेम तो आते नहीं हैं कि सेम क्लॉज टेस्ट आ गया और हम उन्हें सॉल्व कर दें। आपको पता है हर बार नया क्लॉज टेस्ट देखने को मिलता है, तो जो अप्रोच होती है वो भी हमें कुछ अलग तरीके से लगानी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई इसके लिए ट्रिक है मैं आपको बता दूं और उस ट्रिक से आप सॉल्व कर ले जाओगे। कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी बता दी हैं उन्हें रिपीट करना भी सही नहीं रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी हर क्लॉज टेस्ट में जो 2-4 नई चीज़ें ऐड होती हैं उन्हें मैं बताता जाऊँगा, आप वहाँ से सीखते जाना। जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी ना फ्रेंड्स, 36 वीडियोज़ आप कंप्लीट कर लोगे, तब मैं अभी बोल रहा हूँ आप अभी सुन लीजिए, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप बोलना, मैं सुनूँगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब मैं देखूँगा कि आपको मैं कितना सिखा पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये जैसा कि हम पहले देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि आपको क्या अप्रोच रखनी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, जब भी क्लॉज टेस्ट आए, मैंने पहले ही बताया आपको कभी भी ऑप्शंस को नहीं देखना है। गलती हम यहीं कर देते हैं, हम ऑप्शंस को देखने लगते हैं या हम सोचने लगते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पढ़ लें और बस उसका आंसर यहाँ ढूंढने लगें। जब तक हमें यही समझ में नहीं आया कि ये क्लॉज टेस्ट कह क्या रहा है, ये क्या समझाना चाह रहा है, तब तक हम इन्हें ना भरें, तभी अच्छा है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो मैंने बताई थी वो ये है कि आपको हमेशा क्लॉज टेस्ट कभी भी आए यहाँ से लेकर लास्ट तक एक बार पढ़ना होता है। आप ऑप्शंस पे ध्यान मत दीजिए कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए। और मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी, आपको करना क्या होता है, आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको सिंपल वोकैब नहीं आएगा तब तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे सिंपल वोकैब का मतलब आपको मेजर का मतलब पता हो, प्रॉब्लम का मतलब पता हो, रिजल्ट का मतलब, क्रिएट करना क्या होता है, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इन्हीं का मतलब बता रहा हूँ। जो 1-2 हैवी वर्ड्स आएंगे उनके बारे में बताऊँगा क्या करना होता है। तो मैं सिंपल वोकैब की हमेशा बात करता हूँ, मैं वोकैब की बात नहीं करता हूँ। पहली चीज़ ये बताई थी मैंने। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि आपको हिंदी सेंस समझ में आना चाहिए। वो हिंदी सेंस क्या है, तो हिंदी सेंस की बात हो गई कि बहुत ही बेसिक आपको समझ में आए। आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ जाएं कि इसमें मेन टॉपिक क्या है, मतलब मेनली किस पे बात की जा रही है। कम से कम इतना तो समझ में आ ही जाए कि राम के बारे में बात हो रही है या फिर श्याम के बारे में बात हो रही है। कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए, तो मेन टॉपिक समझ में आ जाए। तो हिंदी सेंस एक ये चीज़ समझ में आ जाए कि जो हमारा क्लॉज टेस्ट है वो पॉजिटिव जा रहा है या फिर नेगेटिव जा रहा है, मतलब जो जिसकी बात हो रही है वो उसकी अच्छी विशेषताएं बताई जा रही हैं या उसकी नकारात्मक चीज़ें बताई जा रही हैं। राम के बारे में अच्छी बातें हो रही हैं या राम के बारे में उसकी बुराई हो रही है, ऐसा ही हमें देखना होता है इसमें। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई, तो यही हिंदी सेंस की बात कर रहा हूँ। और ये आ जाएगा अगर आपको छोटे छोटे ये कीवर्ड्स पता होंगे, सिंपल वोकैब पता होगी। और तीसरी चीज़ जो मैंने बताई थी वो था कि आप केवल जो प्रीवियस ईयर्स में आपके क्लॉज टेस्ट दे रखे हैं, SSC इतने एग्जाम लेता है हर साल, आप केवल उन्हीं के क्लॉज टेस्ट उठाइए। आप किसी और कोचिंग के लगाते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन उसके मार्क्स पे ज़्यादा फोकस मत करिए। कभी अच्छे आएंगे, कभी अच्छे नहीं भी आएंगे, आप फोकस करिए PYQs पे, उससे आपको फ़ायदा होगा। अब मैं बताता हूँ कि सॉल्व करते कैसे। एक बार ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कितने आसानी से आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी टाइम लगेगा, हम इसे पढ़ेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, आप जब धीमे धीमे प्रैक्टिस कर लोगे, आपको इसमें मुश्किल से लगेगा 1 मिनट। आप 1 मिनट में पढ़ के इसे अच्छे से समझ लोगे और बहुत अच्छे से एग्जाम में समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि प्रेशर रहता है, टाइम कम रहता है। तो आप जितना भी थोड़ा बहुत समझ लोगे उससे आंसर आ जाएगा। और फिर ये 5 आंसर कैसे आ जाते हैं, सिर्फ 5 से 7 सेकंड में आंसर आते चले जाते हैं। तो 30-35 सेकंड में आपके पूरे आंसर आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपको 2 मिनट के आसपास टाइम लगेगा और आप ये सॉल्व कर ले जाओगे। तो ये है, अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से पढ़ के आपको थोड़ा समझाता जाऊँगा। जब आप खुद पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको उतना समझ में ना आए, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ मेजर प्रॉब्लम।
पहली ये स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आ गया कि कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है। अब मैं जैसे आपको समझाता जा रहा हूँ, आप ध्यान देना कि मैं किन किन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल वार्मिंग की इन्होंने बात की, ये क्या है आपको पढ़ते ही समझ में आ गया, क्योंकि ये एक ऐसा कीवर्ड है कि हमने कभी ना कभी इसके बारे में ज़रूर सुना है। तो ये तो हमारे लिए एक अच्छी बात हो गई कि कम से कम क्लॉज टेस्ट ऐसी चीज़ पे आ गया, ये क्लॉज टेस्ट ऐसी चीज़ पे आ गया जिसके बारे में हमने कभी ना कभी सुना हुआ है। तो एटलीस्ट उसके बारे में जो भी बताया जाएगा हम थोड़ा बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये हो गया। अब फ्रेंड्स दूसरी बात क्या आती है, थोड़ा हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा पॉजिटिव जा रहा है कि नेगेटिव। तो आपको यहीं से समझ में आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ने लगे। यही तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, जब तापमान बढ़ने लगे, पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ेगी। ये गर्मी अच्छी थोड़ी होती है हमारे लिए कि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया यहीं से कि ये आर्टिकल, ये जो क्लॉज है ये नेगेटिव जाने वाला है। लेकिन देखते हैं क्या पता कुछ पॉजिटिव भी हो इसमें। तो एक सेंस आपको यहाँ से मिल गया, ना भी मिले तो आप और पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये दो चीज़ें हो गई। अभी देखना इससे कितनी हेल्प मिलेगी आपको, तब आप कहोगे कि हाँ सच में ये चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आ गया कि जो मतलब तापमान बढ़ रहा है ये एक मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। ठीक है, द रिजल्ट विल बी, अब देखो विल बी ये क्या फ्यूचर में है, तो परिणाम, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, परिणाम क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, उसका क्या परिणाम होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द राइजिंग टेम्परेचर्स ऑफ द आर्कटिक रीजन। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो राइजिंग टेम्परेचर, तो आपको राइजिंग का मतलब पता हो, इतना तो आपसे उम्मीद की जाती है कि ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको पता हो। राइजिंग मतलब बढ़ना, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आर्कटिक रीजन में प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब बेशक फ्रेंड्स आपको आर्कटिक रीजन ना पता हो कि कहाँ पे है, लेकिन आपको रीजन से तो पता चल गया कि कोई क्षेत्र है, कोई जगह की बात की जा रही है, बस इतना ही काम हो जाएगा। तो आर्कटिक रीजन फ्रेंड्स कहाँ पे, नॉर्थ पोल के पास में जो रसिया है ना, रूस, उसके ऊपर का जो रीजन है, अगर रूस यहाँ पे मान लो, इसके ऊपर का रीजन ये आर्कटिक का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये बात हो गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल बर्फ जमी हुई है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ भी इन्होंने क्या प्रॉब्लम्स की बात स्टार्ट कर दी, तो नेगेटिव जा रहा है आर्टिकल, ये चीज़ पकड़ लिया आपने। अब देखो एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एज अ रिजल्ट ऑफ मतलब इसका क्या परिणाम निकला, एज अ रिजल्ट ऑफ, अब किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या परिणाम निकलता है, फिलअप इन रेनफॉल। अब ये यहाँ में कुछ भरना है यहाँ से, क्योंकि पहला वाला तो यही है ना, हमें अभी ये देखना ही नहीं है, थोड़ा सा एक नज़र देखा जल्दी से हम फिर से यहीं आ गए, हमें नहीं पता अभी क्या भरना है। हम तो यहाँ आएंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, बारिश में कुछ होता है, आपको पता है कुछ गलती होता होगा क्योंकि नेगेटिव जा रहा है आर्टिकल। एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन, और प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर असर पड़ता है, अफेक्ट। ठीक है, और ये अफेक्ट आ गया तो यहाँ मतलब पेड़ पौधे हैं उन पे भी असर पड़ता है। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पेड़ पौधों के साथ क्या होगा, पेड़ पौधे सही से नहीं उगेंगे, है ना, फसल अच्छी नहीं होगी। अब देखो अफेक्ट द माइग्रेशन पैटर्न, अब आपको माइग्रेशन का हो सकता है कुछ लोगों के लिए माइग्रेशन बर्ड नया हो, उन्हें ना पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इतनी मतलब PYQ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये कीवर्ड कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो माइग्रेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं, वो होता है माइग्रेशन। जैसे आप शहर A में है, मान लो आप पढ़ने के लिए शहर B में चले गए, तो आपने ये माइग्रेशन कर दिया। आप शहर B में हैं और आपकी जॉब लग गई तो आप शहर C में चले गए, तो ये यहाँ से आपका माइग्रेशन हो गया। तो यही कहा जा रहा है कि जब प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, पेड़ पौधे, फसल अच्छी नहीं होगी तो माइग्रेशन भी होगा। माइग्रेशन पैटर्न क्या होगा, उसमें भी असर पड़ेगा। लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाने लगेंगे, जहाँ बारिश अच्छी हो रही होगी, जहाँ पे टेम्परेचर सही होगा वहाँ जाने लगेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये केवल किससे, सिर्फ ये कीवर्ड से, माइग्रेशन पता नहीं होगा तो आप यहाँ थोड़ा सा फंसने लग जाओगे कि ये क्या कह रहा है। और देखो फीडिंग बिहेवियर, तो आपके खाने पीने का जो बिहेवियर है वो भी चेंज होगा, क्योंकि जहाँ बारिश अच्छी नहीं होगी वहाँ आप चावल, गेहूँ ये फसल नहीं उगा सकते, वहाँ बहुत ही कम उगा सकते हो, क्योंकि इन्हें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप वहाँ ये फसल नहीं उगा पाओगे, तो आपको ये चीज़ें खाने को नहीं मिलेंगी। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो आपको खाना, जो खाने पीने का है, खान पान का तरीका है, वो भी बदल जाएगा। एंड ब्रीडिंग प्रेफरेंसेस ऑफ न्यूमरस बर्ड स्पीसीज, बहुत सारे जो पक्षी हैं, ठीक है, बहुत सारे जो पक्षी उनकी प्रजातियाँ हैं, उनकी ब्रीडिंग के जो तरीके वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो अंडे देते हैं, ठीक है, उन्होंने पक्षियों ने अंडे दिए, उनके बच्चे हैं, उन्हें भी एक अंडों को सही तापमान चाहिए, तब वो उनमें से बच्चे निकलते हैं। अगर वो टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो वो अंडे पहले ही फूट जाएंगे और उनमें से बच्चे बन ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सारी मतलब पूरे के पूरे क्लॉज में प्रॉब्लम्स ही बताई जा रही हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, फिर से वही कि टेम्परेचर के बढ़ने से मे ऑल्सो मतलब हो सकता है, मे ऑल्सो मतलब ये भी हो सकता है, ऑल्टर ओशियन करंट्स। तो जो ओशियन करंट्स है ना, अब इसके बारे में बता दिया। ओशियन करंट्स क्या फ्रेंड्स, समुद्री लहरें, इनमें भी प्रभाव पड़ता है। क्यों, ये पानी है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो यहाँ से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा और फिर से ये बारिश करेगा।
फिर से बारिश तेज़ी के साथ होगी तो पानी बहुत तेज़ी से बहेगा। यहाँ पे मान लो जो समुद्री जीव हैं उन्होंने अंडे दे रखे हैं, वो अंडे इधर उधर बह जाएंगे, उनके बच्चे मतलब अच्छे से जन्म नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम्स उनके लिए भी क्रिएट हो जाएंगी, बहुत सारे जीव जंतु वो भी मर जाएंगे। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि ओशियन करंट्स हैं उनकी वजह, ये टेम्परेचर बढ़ने से वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ आप देखना ये कॉमा फुल स्टॉप इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ फुल स्टॉप तो दिया नहीं है, यहाँ कॉमा दिया है इस जगह पे, तो ये अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। तो अब जो बात की जा रही है ना बिच में ऑल्टर, इसका मतलब ये बात इसी की जा रही है, ओशियन करेंट्स वगैरह की, ये नहीं कि किसी और की बात करने लगी। तो बिच में ऑल्टर द फिलअप इकोलॉजी एज अ होल। तो इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उससे समुद्र की लहरों में प्रॉब्लम आएगी, कुछ उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और उन लहरों में जब चेंजेस आएंगे उससे क्या चेंज होगा, ऑल्टर। इस ऑल्टर का मतलब आपको पता हो, ये कीवर्ड छोटे से सिंपल से कीवर्ड, ऑल्टर का मतलब होता है फ्रेंड चेंज, बदलना, बदलाव होना। तो उससे क्या बदलेगा, इकोलॉजी बदल जाएगी। अब इकोलॉजी क्या होती है आपको बेशक नहीं पता है इसका मतलब, मान लो इकोलॉजी का, तो कम से कम इतना तो पता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, पर्यावरण में उसमें कुछ चेंज आएगा। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही, ओशियन करंट की बात हो रही, तो ये कुछ ना कुछ यहाँ पे ओशियन से रिलेटेड उसी की इकोलॉजी की बात होगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, जो बेशक आपको पता ना हो उससे, और यहाँ आपको नहीं भी पता तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बता दूँ फ्रेंड्स कि जो इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या डिफरेंस आ जाता है। इकोसिस्टम को कहते हैं जो जगह होती है उसी इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ डेजर्ट, तो जो रेगिस्तान है, मैं बात करूँ पॉन्ड जो तालाब है, और मैं बात करूँ आपसे पार्क, तो ये तीनों क्या होगा, ये तीनों जगह के नाम है कि तालाब, पार्क, डेजर्ट, तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम। लेकिन फ्रेंड्स अगर मैं यहीं पे बात कर दूं आपसे डेजर्ट, डेजर्ट में जो आपकी लिजर्ड, छिपकली वगैरह मिलती हैं, और इन सब का जो एक पर्यावरण बना हुआ है पूरा, वहाँ जो रह रहे हैं उसकी अगर हम स्टडी करने लगे, पढ़ने लगे, वहाँ तापमान कैसा है, किस तरह के जीव जंतु मिलते हैं, ये अगर हम स्टडी करने लगे तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड्स इकोलॉजी। किसी जगह की स्टडी करने लगे वो इकोलॉजी, मतलब जो जगह है वो इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम की स्टडी करने लगे तो उसे कहते हैं इकोलॉजी। तो उसी इकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये मैंने आपको समझाया। अब फ्रेंड्स अब मान लो आपको इतना नहीं भी पता तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्लॉज टेस्ट में, आपको बस ये थोड़े से कीवर्ड्स आपको पता हो, उनका थोड़ा सा आइडिया जरूर हो। अब देखो ग्रीन हाउस गैस आ गया, ये भी डेफिनेटली आपने सुना तो होगा ही कभी ना कभी। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, CO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, मीथेन है, सल्फर है, ये अपनी क्या हो गई, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई। अब इनका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग होती है। कैसे होती है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पे, बेशक आपको ये नहीं भी पता होगा, ज्योग्राफी का थोड़ा कॉन्सेप्ट है तब भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ये अपना अर्थ है, ठीक है, हम यहाँ पे, ये अर्थ है अपनी पृथ्वी, हम यहाँ पे रह रहे हैं इस जगह पे, और ये पूरा पर्यावरण है हमारा, ये एटमॉस्फेयर है पूरा, यहाँ पे मतलब जो वातावरण है, जो एयर गैसेस यहाँ पे हैं, और सन यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य की किरणें यहाँ पे आई। अब फ्रेंड जब सूर्य की किरणें सीधी आती हैं ना, तो उनमें होता क्या, बहुत एनर्जी होती है, वो इस एटमॉस्फेयर को चीरती हुई चली आती हैं और सीधे हमारे अर्थ से टकराती हैं यहाँ पे आके। लेकिन टकराने के बाद उनकी बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो जाती है। उसके बाद जब इन्हें वापस जाना होता है तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, मीथेन के हैं, सल्फर के हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स जब ये एनर्जी यहाँ से कम हो जाती है, फिर से इसे चीर के बाहर जाना चाहते तो बाहर जा नहीं पाते, यहीं पे ये फंस के रह जाती है एनर्जी। तो इससे क्या होती है, हीट बढ़ने लगती है, इससे गर्मी बढ़ने लगती है, और इसी को तो हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं फ्रेंड्स, यही तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है। तो क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तभी कहा जाता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनका एमिशन कम करिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो, ये समझाया जाता है। तो ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा। अब ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशंस है वो जिम्मेदार है फॉर द ऑनगोइंग मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक। अब फिर से आर्कटिक की बात होने लगी कि वहाँ पे जो बर्फ़ वगैरह है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगी तो पानी आएगा, तो फ्लड वगैरह आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं। तो ये बात हो गई यहाँ पे। फिर बात आ रही है यहाँ पे कि दिस विल रिजल्ट इन अ फिलअप लूप। अब मैं फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये जो लूप वर्ड है ना, ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पे यही चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि हर क्लॉज टेस्ट में आपको कोई नया सिखाता जाऊँगा, जो बेसिक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिए, लेकिन हर क्लॉज टेस्ट में कुछ नया मिलता जाएगा आपको। तो लूप एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसके साथ में यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ही आएगा। अभी मैं ऑप्शंस पे दिखाऊंगा आपको कि कहाँ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कहाँ नेगेटिव, और कितनी आसानी से हम ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये लूप है नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब होता है चक्र, जैसे एक चक्रव्यूह टाइप समझ लो आप, जो चक्र है ना वो, तो चक्रव्यूह, चक्र वो लूप हो गया। तो कोई किसी का चक्रव्यूह कोई पॉजिटिव वर्ड तो हुआ नहीं, तो वो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से भी आंसर निकल आते हैं कई बार। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ है फिलअप लूप सिंस ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर। अब यही बता रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप का मतलब आपको पता है कि वहाँ पे पकड़ के रख लेती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेज इधर हैं, तो ये टकराई यहाँ पे अर्थ पे, और फिर यहाँ ये पकड़ के रख लिया इन्होंने यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप कर लेती हैं हीट को एटमॉस्फेयर में। एंड अब और क्या होता है,
एडिशनल एमिशन, ये तो चलो ग्रीन हाउस गैसेस हो गया, इसके अलावा जो एडिशनल एमिशन हो रहा है, मतलब और ज़्यादा हम एमिशन कर रहे हैं, मतलब धुआं उठ रहा है और ये सब हम कर रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, टायर वगैरह जलाना, ये सब इससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ना, एयर पॉल्यूशन ये सब। तो एडिशनल एमिशन में और ज़्यादा एमिशन की वजह से क्या हो सकता है, तो आप फ्रेंड समझिए, जब कोई चीज़ हो रही है, अगर वो गलत चीज़ और होने लगे तो उससे क्या होगा, कोई चीज़ बढ़ेगी या घटेगी, तो ये भी आपको समझ में आएगा आगे जब ऑप्शंस दिखाऊंगा। अभी मैं आपको केवल सेंस दे रहा हूँ और थोड़ा अच्छे समझा रहा हूँ कि अच्छा आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मुझे पता है जब एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे तो इतना डीप में समझ में नहीं आएगा और इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, मैं आपको बस अभी बता रहा हूँ इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आ गए हम, इससे क्या होगा, मे फिलअप द, इससे ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस बढ़ेगी या घटेगी ये हमें समझ में आएगा। अभी हमें ये तो पता नहीं क्या आएगा, हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स देखो नाउ, अब क्या होगा, द ओनली वे, एकमात्र तरीका है, ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब एकमात्र तरीका है टू रिवर्स द हार्म, ये जो हमें समस्याएं हो रही हैं इसे अगर हमें पलटना है, फिर से सही डायरेक्शन में जाना है, इज फॉर एवरी पर्सन इज टू बी एनवायरमेंटली सेंसिटिव, तो हमें पर्यावरण की जो मतलब पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमें ये चीज़ समझनी होगी, तभी हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। दिस में ऑफर अस, जब हम समझ जाएंगे तो इससे होगा क्या, दिस में ऑफर अस होप, इससे हमें एक उम्मीद बनती है, दैट वी विल बी एबल टू लीव, तो हम क्या कर पाएंगे, एक अच्छा और एक सुरक्षित और एक हरा भरा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो नई जनरेशन आएगी आगे उसके लिए एक अच्छा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे। हु प्रेजेंटली अपीयर टू फेस, जो अभी वर्तमान समय में तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे क्या होगा, मतलब हम आगे अगर हम अच्छे से पर्यावरण को समझ लें, उसके लिए काम करें और उससे मतलब एमिशन वगैरह कम करें तो हम एक अच्छा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कुछ अच्छा होगा क्या नेगेटिव, ये हम देखेंगे। तो ये सेंस समझ में आया कि ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है और उसकी पूरी नेगेटिव बातों की बात की गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ अच्छा तो बताया नहीं उसके बारे में, और एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग में कुछ अच्छा हो भी कैसे सकता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद अब आते हैं हम ऑप्शंस पे और फिर दिखाता हूँ मैं आपको कितने ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब दूसरी जो स्टेप क्या करनी होती है, पहला वाला सॉल्व करना है, पहला वाला ये है। अब आपको यहाँ से लेके पहली बार देखना है फुल स्टॉप कहाँ है, यहाँ पे हमें अपना आंसर इतने में, अच्छा यहाँ पे है तो हमें अपना आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ से फ्रेंड्स पूरा पढ़ते हो फुल स्टॉप कहाँ मिल रहा है आपको, ये रहा फुल स्टॉप, यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा, यहाँ हमें अपना आंसर बड़े ही ईजिली मिल जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या करना होता है, आपने एक बार तो पढ़ ही लिया, अब आप जल्दी से इसे पढ़ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग मेजर प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है आर्कटिक रीजन का और परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रेनफॉल, प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ रहा है, माइग्रेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब आपने पढ़ लिया। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि रेनफॉल वगैरह ये सब डिस्टर्ब हो रहा है, कोई नेगेटिव वर्ड आएगा यहाँ पे, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टर मैंने आपको बताया चेंज, ऑप्शन कैसे छांटने होते हैं। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है, स्थिर, कोई भी चीज़ फिक्स हो जाए, स्थिर हो जाए, है ना, ये होता है। यहाँ पे फिक्सेशन, इसका भी मतलब फिक्स होना, स्थिर होना। स्टैग्नेंट का मतलब होता है फिक्स होना, स्थिर होना, रुक जाना। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब भी आपको 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन एक जैसे दिख गए तो वो आंसर तीनों नहीं है, आंसर जो बचा वो है। तो ये आंसर आपका फ्रेंड्स हो गया ऑल्ट्रेशन। ये है एक तरीका, इस तरह से आप बड़े इजीली आंसर निकाल सकते हो। ये मैंने क्या बताया, मैं बोल रहा हूँ आप ये क्लॉज टेस्ट पढ़ो ही नहीं, कुछ भी आ जाए, अगर ये 4 ऑप्शन इस तरह के कहीं भी किसी भी क्लॉज टेस्ट में आ गए, ये 3 के 3 ऑप्शन आपको सेम दिख रहे हैं, इसका भी मतलब यही होता है, इसका भी मतलब यही होता है, ये तीनों एक जैसे आ गए। अब आप करोगे क्या, अगर आप इसे टिक लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये भी सही है, आप इसे टिक लगाओगे आपको लगेगा ये भी सही है, इसका मतलब ये एक भी सही नहीं है, तो क्या सही है, तो ये सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसका आंसर कैसे निकालना है। चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले उस पर कैसे सॉल्व करना है। तो इतने ईजिली आप फिर आंसर निकाल सकते हो जब आपको एक बार ये समझ में आ जाए। ये आपका आ गया सेकंड वाला। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमें ये सेकंड चाहिए, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ ही लिया था, अब यहाँ तक मत पढ़िए। अब फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करिए और फुल स्टॉप कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, और यहाँ तक हमें अपना सेकंड का आंसर मिल जाएगा। देखो, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से में ऑल्सो ऑल्टर ओशियन करंट, ओशियन करंट जो उनकी लहरें उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें भी चेंज आएगा। बिच में ऑल्टर, अब जब ओशियन करंट में चेंज आएगा उससे क्या बदलेगा, फिलअप इकोलॉजी एज अ होल, उससे इकोलॉजी बदल जाएगी। अब इकोलॉजी कहाँ की बदलेगी, मेराइन या मेरीन भी बोलते हैं इसे, बायोस्फीयर, ग्रासलैंड और लैंडस्केप। अब देखो, बायोस्फीयर का मतलब होता है जहाँ आपको ज़मीन भी मिल जाए, ठीक है, जहाँ आपको वाटर भी मिल जाए और जहाँ आपको एयर भी मिल जाए, ये तीनों चीज़ें जहाँ मिल जाए वो जगह होती है बायोस्फीयर। तो हमारा जो अर्थ है ना, ये बढ़िया एग्जाम्पल है बायोस्फीयर का। इसके अलावा कोई भी प्लेनेट है वो बायोस्फीयर नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे ज़मीन है तो पानी नहीं है, हवा है तो पानी नहीं है, पानी है तो हवा नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो जहाँ तीनों चीज़ें मिल जाएँ वो हमारा बायोस्फीयर हो जाता है। तो यहाँ बायोस्फीयर की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉमा लगा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं। फुल स्टॉप होता तो
अलग सेंटेंस शुरू हो सकता था, नई जो चीज़ है उसके बारे में बात हो सकती थी। कॉमा लगा हुआ है तो ये पक्की बात है कि जो अभी इन्होंने फुल स्टॉप के बाद बात की है ना यहाँ से, तो ये यहाँ से जो बात करते हुए आए हैं कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये ओशियन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? समुद्र की। और आपने कई बार सुना होगा कि समुद्र के लिए एक नाम ये भी यूज किया जाता है, मैराइन, जिसे मेरीन भी बोलते हैं। तो यही आंसर है हमारा, मेरीन इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये बायोस्फीयर का मतलब यहाँ कोई बायोस्फीयर फिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये भी पता है आपको कि घास का मैदान की यहाँ कहाँ से बात हो गई, जबकि हम बात तो ओशियन करंट्स की कर रहे हैं। और तीसरी बात लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य, कि आप जब कोई ज़मीन देखने लग जाएँ, ये मैं फिर से लिख देता हूँ, भू और दृश्य। जब आप कहीं खड़े होकर पूरी ज़मीन देखने लग जाएं, दूर दूर तक आपको काफ़ी ज़मीन दिख रही, तो जितना एरिया आप देख पा रहे हैं ना एक बार में, वो आपका पूरा लैंडस्केप हो गया। तो यहाँ आंसर आ गया मैराइन, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बात किसकी हो रही है? ओशियन करंट्स की। तो आप एक एक कीवर्ड का अगर मतलब सिंपल कीवर्ड्स हैं ओशियन, करंट्स वगैरह, इनका मतलब जानते हो, कॉमा वगैरह देखो, फुल स्टॉप देखो, आपके आंसर्स निकलते चले जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने समझाई एक नई, कि आपको कॉमा फुल स्टॉप कैसे देखना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है ये तीसरा वाला। तो ये तीसरा आ गया। अब तीसरे में यहाँ पे देखना है ना, कहाँ तक हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं यहाँ तक। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से लेके तीसरा यहाँ पे है, और अगला फुल स्टॉप कहाँ है? अगला फुल स्टॉप आ रहा है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे। लेकिन इसमें देखो ये चौथा वाला भी आ गया, तो हम या तो यहाँ तक पढ़ लें, या फिर हमें दिख रहा है कि इसके बाद कोई कॉमा है, कहीं नहीं है, तो हमें यहाँ तक पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर रेस्पॉन्सिबल, तो आप ग्रीन हाउस गैस की बात करने लगे। ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? आर्कटिक रीजन में जो बर्फ़ पिघल रही है। इससे क्या होगा? इन फिलअप लूप सिंस ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड एडिशनल। अब यहाँ से हमें थोड़ा नया स्टार्ट हो गया, तो बस यहीं तक काम हो जाएगा। फिलअप लूप और फिर ये नया कुछ स्टार्ट हो गया। तो लूप मैंने बताया था कि नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पे आते हैं बेसियस, फीबल, मॉडरेट और जेंटल। तो एक नेगेटिव वर्ड है, बेसियस हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो अजीब सा, कि मतलब बेसियस का मतलब क्या होता है? तो बेसियस का मतलब होता है फ्रेंड्स एक तरफ से शत्रु टाइप होता है, शत्रु कि बहुत ही मतलब दुष्ट, ये निकलता है मतलब इसका, दुष्ट है ना। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। अभी तो मैं केवल आपको इसका हिंदी मतलब बता रहा हूँ, इन सब का आप आंसर खुद ही निकाल लोगे। मॉडरेट का मतलब होता है मध्य, है ना, बीच का। मॉडरेट स्पीड पे चलो या मॉडरेट स्पीड पे गाड़ी चलाओ, तो बीच की स्पीड चलाओ, ना फास्ट ना स्लो। जेंटल का मतलब होता है बढ़िया, एकदम मतलब कोई सभ्य हो, तो ये हो गया जेंटल। अब यहाँ पे जेंटल लूप, तो लूप तो एक नेगेटिव वर्ड है और जेंटल एक अच्छा वर्ड है, इसे तो हटा ही दोगे। अब बीच का लूप मतलब ना अच्छा ना बुरा, ये तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हटा दोगे, क्योंकि नेगेटिव के साथ में यहाँ पे हमें नेगेटिव वर्ड ही रखना है। फीबल मतलब कमज़ोर, तो कमज़ोर लूप भी हो सकता है, क्योंकि ये एक नेगेटिव वर्ड ही हो गया कमज़ोर, क्योंकि मजबूत अच्छा वर्ड होता है, कमज़ोर तो नेगेटिव वर्ड हो गया। अब आप यहाँ पे देखना जरा कि फीबल लूप, और लूप एक ऐसा शब्द है फ्रेंड्स, आप अगर थोड़ा सा कहीं ध्यान दोगे, कभी भी आपने लूप वर्ड देखा होगा ना, ये हमेशा बेसियस लूप हमेशा अपने साथ लेता है। अगर ऑप्शन में कभी भी बेसियस मिल गया और लूप के आगे उसे फिल करना है, तो कोई भी ऑप्शन हटा देना, बेसियस ही उसका आंसर होगा। क्योंकि कई बार आप देखोगे ये 99.9% बता रहा हूँ आपको बेसियस ही मिलेगा लूप की जगह, क्योंकि इसका मतलब है दुष्ट, शत्रु। अब कैसे मैं बता रहा हूँ, ये एक तरह से चक्रव्यूह हो गया। क्या हो गया? चक्रव्यूह। जो अभिमन्यु फंस गया था वो चक्रव्यूह, या गरीबी का कोई चक्र है कि गरीबी में फंस गया बेचारा कोई व्यक्ति, कि गरीब है इस वजह से पढ़ नहीं पा रहा है, इस वजह से कोई अच्छी जॉब नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है इस वजह से पैसे नहीं है, इस वजह से गरीब है। तो वो पूरा एक चक्र बन गया कि इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, ये एक चक्र बन गया। तो एक दुष्ट, काफ़ी बुरा चक्र बन गया, कोई कमज़ोर चक्र नहीं है, काफ़ी बुरा चक्र बन गया। तो आप इस सेंस से भी आंसर निकाल सकते हो कि बेसियस, क्योंकि कमज़ोर नहीं बनेगा। तो फीबल का भी मतलब पता होगा, इसका मतलब नहीं भी पता होगा, तब भी आप आंसर टिक कर सकते हो। तो ये आंसर इस तरह से निकलेगा फ्रेंड्स। या तो आपको लूप का मतलब पता हो कि उसके साथ बेसियस कई बार यूज होता है, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले फिलअप पे, तो ये फोर्थ वाला आ गया। अब इसे कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ तक तो कर ही लिया था, अब हम सिंस से पढ़ लेते हैं यहाँ तक। पूरा 4 वाला कहाँ आएगा? यहाँ तक। तो देखो फ्रेंड्स, सिंस ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप द हीट, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप कर लेती हैं एटमॉस्फेयर में, और एडिशनल एमिशन में फिलअप द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस। अब देखो एंड जो एडिशनल एमिशन है, अब देखो ग्रीन हाउस गैसेस तो एटमॉस्फेयर को हीट कर ही देती हैं, लेकिन ये जो एडिशनल एमिशन हो रहा है, और एमिशन हो रहा है, और ज़्यादा हम प्रदूषण कर रहे हैं, और ज़्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है? फिलअप द ग्लोबल वार्मिंग प्रोसेस क्या हो रही है? रेस्ट्रेन, हिंडर, रिप्रेस, आंसर है एक्सेलरेट। कैसे मैंने बताया, रेस्ट्रेन का मतलब भी होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट, रेस्ट्रेन। हिंडर का मतलब भी होता है रोकना, ठीक है,
हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट और हिंडर का मतलब होता है रोकना। रिप्रेस का मतलब भी होता है रोकना या दबाना, तो ये हो गया रोकना। बचा क्या, जब तीनों सेम आ गए तो ये तीनों ही इसके आंसर नहीं है, तो आंसर केवल डी वाला, जैसा मैंने पहले वाला बताया था। तो ये आंसर भी आप ऐसे निकाल सकते हो, जिसमें हो सकता है पढ़ते टाइम आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन सिर्फ आपको इनके सिंपल मतलब पता हो कि तीनों एक जैसे जा रहे हैं, तो तीनों ही आंसर नहीं है, आंसर ये है। तो ये निकल आया। और बाकी आपको सेंस ज़रूर देखना होता है, क्योंकि कई बार हम इस पर इतना डिपेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आंसर कई बार सेम निकलता है। 99% आपका सेम निकल आएगा, सही निकल आएगा मतलब। अब ये बात हो गई यहाँ पे। अब ये 5th वाला बचा। अब बाकी जितना भी बचा हमें पढ़ना है, नाव से लेके ये जो नाव है यहाँ से हम पूरा ये पढ़ लेंगे यहाँ तक। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, नाउ द ओनली वे। अब एकमात्र तरीका है इस समस्या का समाधान निकालने का कि एनवायरनमेंट को हम समझें, और इससे क्या होगा, तभी एक उम्मीद बनती है कि हम एक अच्छा प्लेनेट छोड़ के जाएंगे फ्यूचर जनरेशन के लिए। हु प्रेजेंटली, अब हु कौन, कोमा से पहले जो आया उसी के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो कोमा था, यहाँ पे जो कोमा था और यहाँ पे बिच लगा है। देखो फ्रेंड्स, जब भी इस तरह से बिच आ जाए, जब भी इस तरह से हु आ जाए, ये WH फैमिली के जो वर्ड्स आ रहे हैं और ये कोमा लगा हुआ है, तो ये तुरंत इनके पहले जो है ना, डायरेक्ट इसी की बात हो रही होती है, ठीक है। तो ये सीधी इसी की बात हो रही थी। यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना कोमा, तो ये जो हु है वो किसके लिए है, फ्यूचर जनरेशन। तो फ्यूचर जनरेशन अपीयर टू फेस, तो अभी क्या हो रहा है, अभी वर्तमान समय में तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसका क्या होगा। तो हम आते हैं किस पे, जो अगला इसका ऑप्शन है कौन सा, 5th वाला। ये चलिए फ्रेंड्स, तो ये आपको जो दिख रहा है ये 5th वाला, तो इसका ऑप्शन ये है, रेनोवेशन, रिडेम्पशन, साल्वेशन, एक्सटिंक्शन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक्सटिंक्शन। कि वर्तमान समय में तो ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग गायब हो रहे हैं, है ना, विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सही नहीं लग रहा कि आने वाला जो फ्यूचर है वो उनके लिए सही होगा। अब यहाँ पे देखना, रेनोवेशन का मतलब होता है रिन्यू करना। रिन्यू मतलब फिर से नया करना चीज़ों को। जो चीज़ें जैसे दिवाली के टाइम पे हम घर पे वो करते हैं, फिर से फर्नीचर वगैरह सही करना, साफ़ सफाई करना, तो वो हो गया रिन्यू करना। तो ये रेनोवेशन का मतलब होता है ये सब। अब रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडेम्पशन का मतलब होता है मुक्ति मिलना, किसी चीज़ से छुटकारा मिल जाना। और स्पेशली ये यूज होता है किससे, पाप मुक्ति। किसी ने कोई पाप किया, किसी से कोई बड़ी गलती हो गई, उससे छुटकारा मिल गया उसने, तो मान लो गंगा नहा लिया, वो उसे लगा कि उसका पाप मुक्ति हो गया, तो वो हो गया ये रिडेम्पशन। साल्वेशन का मतलब होता है फ्रेंड्स मोक्ष। अब आपको पता है ये किस तरह का कीवर्ड है, ये मोक्ष साल्वेशन। अगर ये गौतम बुद्ध वगैरह की बात हो रही होती तो ये कीवर्ड हो भी सकता था। यहाँ तो मोक्ष वगैरह की कोई बात नहीं है कि आपको मोक्ष मिल गया, है ना, दुनियादारी से आपको, ये बार दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं रहा, तो ये भी नहीं है। ये रिडेम्पशन भी नहीं है, रेनोवेशन भी नहीं। आंसर के एक्सटिंक्शन, क्योंकि गायब होने के डर बना हुआ है अगर हमने पर्यावरण को नहीं समझा। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से मैंने आपको समझाया किस तरह से आपको सिंपल वोकैब पे फोकस करना है, सिंपल चीज़ें देखनी है। कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब 3 एक जैसे आ रहे हैं ऑप्शन, तो चौथा सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी ये सब कीवर्ड्स आप समझो, और मैंने बेसिक्स आपको पहली वीडियो में बताया, वो आप देख सकते हैं। और इस तरह से वीडियो लाता जाऊँगा और आपको नई चीज़ें सिखाता जाऊँगा। क्लोज टेस्ट आपके लिए काफ़ी आसान बना दूँगा। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।